और वह घबराकर गाड़ी रुकवाने लगती है। जेम्स उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन हेमिली सिर्फ इतना कहती है कि कोई उसे लेने आने वाला है। इसके बाद वह जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है। जेम्स वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे हेमिली की हालत याद आने लगी और उसे लगा कि शायद लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वह वापस उसी जगह लौट आया। लेकिन तब तक हेमिली वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ उसका फोन नीचे गिरा हुआ मिला था और अब वही फोन जेम्स के घर में भी मौजूद था। यह देखकर ली समझ जाता है कि हेमिली को जेम्स ने किडनैप नहीं किया, बल्कि इस पूरे मामले के पीछे कोई और ही इंसान है। जेम्स घबराते हुए कहता है कि वह हेमिली से प्यार करता था और उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यह सुनते ही ली गुस्से में उसे जोरदार घूंसा मारता है और चिल्लाकर कहता है कि शर्म कर, वह सिर्फ एक बच्ची थी। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और जेम्स को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ली पुलिस टीम से हेमिली को ढूंढने के लिए दबाव डालता है, लेकिन पुलिस वाले हर बार बात घुमाने लगते हैं और कोई सीधा जवाब नहीं देते। ली के वहाँ से जाते ही पुलिस चीफ एक अनजान आदमी को फोन करके सावधान रहने की चेतावनी देता है। यह देखकर साफ हो जाता है कि इस केस में पुलिस डिपार्टमेंट का भी हाथ है। अब अगले दिन स्कूल मैनेजमेंट ली को नौकरी से निकाल देती है, क्योंकि बार बार मना करने के बावजूद वह हेमिली के केस की जांच कर रहा था। अपनी नौकरी खोने के बाद ली पूरी तरह इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उसके दोस्त चिन्ह का फोन आता है और वह उसे तुरंत मिलने बुलाता है। दूसरी तरफ पुलिस को आखिरकार हेमिली की लाश मिल जाती है। जैसे ही यह खबर एलिस को पता चलती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। ली उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी गुस्से और दुख से जल रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि जिसने भी हेमिली को किडनैप किया था, उसने जांच अपने करीब आते देख उसे मार डाला। और क्योंकि एलिस लगातार हेमिली के बारे में सच जानने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अब उसकी जान भी खतरे में थी। यही सोचकर ली उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि हेमिली की मौत की खबर सुनकर उसकी ग्रैनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी तरफ चिन्ह भी चोरी छिपे अपने पुलिस चीफ की बातें सुन लेता है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। इसलिए मौका मिलते ही चिन्ह पुलिस स्टेशन से हेमिली का फोन चुरा लेता है। जब चिन्ह हेमिली का फोन चेक करता है तो उसमें उसे कुछ संदिग्ध कॉल्स और चैट्स दिखाई देती हैं, और चिन्ह तुरंत ली को फोन करके कहता है कि इस केस के बारे में शायद मैडम इस्यूल को कुछ पता हो सकता है, क्योंकि हेमिली अक्सर उसी बार में काम करती थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई आकर चिन्ह के सिर पर हमला कर देता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ ली यह सुनते ही बिना टाइम वेस्ट किए तेजी से उस बार की तरफ निकल पड़ता है जहां हेमिली पार्ट टाइम सिंगर का काम करती थी। यही वह जगह थी जहां एलिस भी पहले सुराग ढूंढने आई थी। ली जैसे ही बार में पहुंचता है, वहां मौजूद लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और चुपके से अपने बॉस को फोन कर देते हैं। कि तभी ली की मुलाकात मैडम इस्यूल से हो जाती है और मैडम इस्यूल बताती है कि कुछ समय पहले हेमिली इसी बार में पार्ट टाइम सिंगिंग करती थी, क्योंकि अपने घर में वही अकेली कमाने वाली थी और अपनी बूढ़ी ग्रैनी का खर्च उठाने के लिए उसे पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था। वह बताती है कि एक रात बार में बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, जिसमें पॉलिटिशियन वॉल्टर, पुलिस कमिश्नर, बार ऑनर और कई बड़े लोग मौजूद थे। उसी दौरान हेमिली के पास फोन आता है कि उसकी ग्रैनी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वह जल्दी घर जाने की परमिशन मांगती है। लेकिन तभी शराब के नशे में धुत पुलिस कमिश्नर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिम्मत करके कमिश्नर को धक्का मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद गुस्से में कमिश्नर बार ओनर को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। इतना कहकर मैडम इस्यूल चुप हो जाती है और तभी अचानक बार के कुछ गुंडे ली पर हमला कर देते हैं, लेकिन ली एक एक करके सबको बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद वह सीधे बार ओनर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाकर सच्चाई उगलवाने लगता है। डर के मारे बार ओनर बताता है कि उसने हेमिली को नहीं मारा, उसने सिर्फ हेमिली को फोन करके पेट्रोल पंप पर रुकने के लिए कहा था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तब तक हेमिली गायब हो चुकी थी। और जब बार ओनर उस पेट्रोल पंप के पास बने पब्लिक वॉशरूम को चेक करता है तो वहां अंदर हेमिली की लाश बड़ी होती है, जिसे कोई अनजान आदमी पकड़े हुए था। लेकिन अगले ही पल सच सामने आता है कि वह अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि टीचर जेम्स था। यह देखकर साफ हो जाता है कि जेम्स ने ली से झूठ बोला था और उसने जानबूझकर एक नकली कहानी बनाई थी ताकि खुद को बचा सके। दूसरी तरफ जेम्स एलिस को किडनैप कर लेता है ताकि इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उधर ली जब एलिस को ढूंढते हुए जेम्स के घर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन वहां उसे एक सीक्रेट अड्डे का पता चलता है जो उसी बार के अंदर छुपा हुआ था। दूसरी तरफ उस सीक्रेट रूम में जेम्स एलिस को बांधकर टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां अचानक पॉलिटिशियन वॉल्टर पहुंच जाता है। उसे देखते ही जेम्स जल्दी से एलिस को छुपा देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स कोई आम टीचर नहीं बल्कि पॉलिटिशियन वॉल्टर का बेटा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिस रात जेम्स ने हेमिली को टॉर्चर किया था उसी रात बार ओनर ने डर के मारे वॉल्टर को वहाँ बुला लिया था। वॉल्टर वहाँ पहुँचते ही अपने बेटे जेम्स को बुरी तरह मारता है और चिल्लाता है कि तुमने यह क्या कर दिया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हेमिली अभी जिंदा है तो उसे समझ आ जाता है कि अगर हेमिली बचकर बाहर निकल गई तो उसके बेटे के साथ साथ उसका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने बेटे और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वॉल्टर खुद हेमिली को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और
और आखिर में हेमिली को मौत के घाट उतारने वाला इंसान खुद वॉल्टर था। यही वजह थी कि पुलिस, स्कूल और बड़े लोग लगातार इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब प्रेजेंट में जेम्स अपने पिता से कहता है कि हेमिली को अपने मारा और छुप छुप कर मुझे रहना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? यह सुनकर वॉल्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह जेम्स को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी और पॉलिटिकल करियर बर्बाद होने वाला था। लेकिन तभी वॉल्टर के पास इलेक्शन कमिश्नर का फोन आ जाता है और उसे तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। यह सारी बातें एलिस छुपकर सुन रही होती है और अब उसे पता चल चुका था कि हेमिली का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद वॉल्टर था। मौका मिलते ही एलिस वहां से भागने लगती है, लेकिन चालाक जेम्स रास्ते में कांच के टुकड़े फैला दिया था, जो भागते वक्त एलिस के पैरों में बुरी तरह घुस जाते हैं। दर्द से चीखते हुए वह नीचे गिर जाती है और जेम्स एलिस को भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी वहां ली पहुंच जाता है। ली को देखते ही जेम्स पागल हो जाता है और सीधे चाकू लेकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जेम्स बार बार चाकू से हमला करता है और ली को भी कई चोटें लगती हैं और आखिरकार वह जेम्स को पकड़कर इतनी जोर से मारता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। जेम्स रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ली उसे मार डालना चाहता था, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करता है और वह जल्दी से एलिस को उठाता है और उसे लेकर बाहर भागता है। लेकिन तभी पीछे से जेम्स फिर से हमला कर देता है। इस बार ली का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है और वह पूरी ताकत से जेम्स के चेहरे पर पंच मारता है, जिससे जेम्स वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद ली घायल एलिस को अपनी गाड़ी में डालकर तेज रफ्तार में हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। यहाँ कहानी एक शानदार साइड बाय साइड सीन दिखाती है। एक तरफ ली खून से लथपथ हालत में एलिस की जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ वॉल्टर अपनी इलेक्शन जीत की खुशी में बड़े बड़े नेताओं और मीडिया के सामने जश्न मना रहा होता है। इधर ली एलिस को हॉस्पिटल पहुंचाकर डॉक्टरों के हवाले करता है और बिना समय बर्बाद किए फिर से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वॉल्टर अपनी जीत के बाद घर लौट रहा होता है कि तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार में आती ली की गाड़ी उसकी कार में जोरदार टक्कर मार देती है और वॉल्टर की कार सड़क किनारे घूम जाती है। वॉल्टर घबराकर बाहर देखने लगता है और तभी ली उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वॉल्टर उसे धमकियां देता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करवा दूंगा। लेकिन अब ली के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह बिना कुछ बोले अपनी मुट्ठी कसता है और एक ही पंच में गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और वॉल्टर वहीं ढेर हो जाता है। अब अगली सुबह पूरे शहर में इस केस की खबर आग की तरह फैल जाती है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ हेमिली मर्डर केस की ही चर्चा हो रही थी। मीडिया में खुलासा होता है कि पावरफुल पॉलिटिशियन वॉल्टर ने अपनी कुर्सी और अपने बेटे को बचाने के लिए एक बेगुनाह लड़की का खून किया था और तुरंत वॉल्टर को उसके पद से हटा दिया जाता है। सिर्फ वॉल्टर ही नहीं बल्कि इस पूरे केस को दबाने वाले पुलिस मिनिस्टर जेम्स और इस गंदे खेल में शामिल बाकी सभी लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ ली ये सब चुपचाप देख रहा होता है। उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी और न ही जीत का एहसास। इसके बाद ली अपने दोस्त चिन्ह से आखिरी बार मिलता है और उसे गुड बाय बोलता है। फिर वह चुपचाप हॉस्पिटल जाता है जहाँ एलिस अभी भी बेहोश होती है। ली उसके बेड के पास एक छोटा सा टॉय रख देता है ताकि जब एलिस को होश आए तो उसे समझ आ जाए कि ली उससे मिलने आया था। थोड़ी देर बाद जब एलिस को होश आता है तो वह अपने पास रखा हुआ वह टॉय देखकर मुस्कुराने लगती है। तब तक ली शहर छोड़कर बहुत दूर जा चुका होता है और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।